नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIE 142 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आशा है वो चारों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का तेज गति से विकास हुआ, आखिर ये विकास कैसे हुआ वो बताओ। और आप सभी को पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। दो परमाणु युद्ध को झेलने वाला अकेला देश है जापान, जिसने दो परमाणु बम की विभीषिका को झेला है। लेकिन इसके बाद भी आज जापान जो है वो तेज गति से अपना आर्थिक विकास कर रहा है। जीडीपी के मामले में टॉप 5 में आता है जापान। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का इतनी तेज गति से आखिर आर्थिक विकास क्यों हुआ, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, इसके कई कारण हैं। कुछ कारण आंतरिक कारण हैं और कुछ कारण बाहरी कारण हैं। आंतरिक कारण यह है कि जापान के लोगों में श्रम शक्ति बहुत अच्छी थी और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत थे। तो जापान में शिक्षित लोग थे, प्रशिक्षित लोग थे और प्रतिबद्ध लोग थे। यहाँ के लोगों में श्रम शक्ति थी, काम करने की पावर थी। युद्ध के बाद लोगों ने देश के पुनर्निर्माण में और आर्थिक विकास में सभी लोगों ने भाग लिया। तो जिस देश की जनता आलसी नहीं होगी, जिस देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा दिमागदार होगी, जिस देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी, अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध होगी, वो देश तो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जिस देश की जनता कामचोर होगी, गेम में लगी रहेगी, पूरे दिन पबजी खेलेगी, वो देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस देश की जनसंख्या शिक्षित है, नए नए ऐप बना रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रही है, चीज़ों में आगे बढ़ रही है, प्रतिबद्ध है, वो देश तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो जापान के तेज गति से आर्थिक विकास के कारण जो था वो सबसे पहले उसका मानव संसाधन था, क्योंकि कोई भी देश अपनी जनसंख्या से बनता है, ना कि संसाधनों से। अगली बात है तकनीकी नवाचार और अनुसंधान। तो जापान ने लगातार टेक्नोलॉजी के एरिया में लगातार इनोवेशन किए, रिसर्च की। जापानी कंपनियों ने उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उन्हें लागू भी किया। जापान ने एक मजबूत शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसने वैज्ञानिक और तकनीकी कौशलों को विकसित किया, जिसके से बड़े पैमाने पर लोग नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत हुए। हर एक लड़की लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया था जापान में। सरकारी नीतियां, जापानी सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को सब्सिडी प्रदान की, नीतिगत समर्थन किया। मित्सुबिशी, सोनी, टोयोटा जैसी कंपनियों के आपने नाम सुने होंगे, ये सारी कंपनियां जैपनीज ब्रांड हैं। ये तो बात रही आंतरिक कारकों की। अब हम बाहरी कारक की बात करते हैं, क्योंकि इस युद्ध में नुकसान जापान को अमेरिका की वजह से हुआ था। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान पर। तो ऐसे में अमेरिका ने युद्ध के बाद जापान के आगे बढ़ने में समर्थन किया और बहुत बड़े पैमाने पर जापान में इन्वेस्टमेंट भी किया। जब अमेरिका के जो महासचिव थे मार्शल, इन्होंने एक योजना चलाई। ये योजना करोड़ों डॉलर की योजना थी, जिसने जापान में इन्वेस्ट किया और जापान को आर्थिक सहायता दी। तो जापान की अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ी वो कहीं ना कहीं अमेरिकन डोनेशन से भी आगे बढ़ी है। बड़े पैमाने पर अमेरिकन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया है। आगे बात करें तो ग्लोबल ट्रेड और एक्सपोर्ट, निर्यात। तो जैपनीज, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो जापान ने विश्व के बाजारों में निर्यात को प्राथमिकता दी, यानी कि सामान बनाया, मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्ट किया। आप जितना ज़्यादा सामान बेचोगे उतनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडों में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात करके जापान ने बहुत सारी फॉरेन करेंसी अर्जित कर ली, विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। तो देखो, जो देश बाहर से जितना ज़्यादा सामान खरीदेगा वो उतना ही कमज़ोर होता जाएगा, जो देश जितना ज़्यादा सामान बाहर बेचेगा वो उतने ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। दूसरा यह है कि जापान ने अपनी आर्थिक नीतियों को सुधार किया। जापान ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को मजबूत किया, औद्योगिकरण पर जोर दिया। बिजली से संबंधित जो उद्योग थे, परिवहन से संबंधित जो उद्योग थे, कम्युनिकेशन से संबंधित जो उद्योग थे, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, तो व्यापार को भी बढ़ावा मिला। जापानी कंपनियों ने काइजेन की योजना को अपनाया, यानी कि लगातार हम सुधार करेंगे, क्वालिटी अच्छी से अच्छी होती जाएगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई। संगठक और विकासशील उद्योग बनाए। जापान ने रणनीतिक रूप से अपने उद्योग को विकसित किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया और ये भविष्य के उद्योग थे। इसके अलावा जापान की संस्कृति ने भी जापान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।
जापान की सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली, जिसमें अनुशासन था, टीम वर्क था, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत थे, इन सब ने मिलकर जापान के आर्थिक विकास को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन सभी वजह से जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन चुका है और आज विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक है। तो मैं आशा करता हूं अगर यह प्रश्न आपके पेपर में आया तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जापान ने क्या क्या सुधार किए हैं, वर्णन कीजिए। तो किसी देश की जो शिक्षा है वही उस देश के भविष्य की नींव है, और जापान ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं जिन्होंने देश को आज टेक्नोलॉजिकल लेवल पर आगे बढ़ाया है, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है और समाज को स्थिरता ही प्रदान की है। क्योंकि जितनी मजबूत शिक्षा होगी समाज उतना ज़्यादा स्थिर होगा। जिस समाज में लोग अशिक्षित होंगे उस समाज में लोग कट्टर होंगे, उनकी कट्टरता इस हद तक गिर जाएगी कि वो तो खुद गरीब होंगे लेकिन जो उनके आका हैं वो उनका फ़ायदा उठाकर अमीर बनते जाएंगे। तो जापान में शिक्षा ने बहुत सारे सुधार किए, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, हर जगह जापान ने अपनी एजुकेशन से मजबूत किया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जापान में किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ। तो जापान में शिक्षा के विकास की शुरुआत होती है जब जापान में मेजी शासन की शुरुआत होती है। मेजी शासन के बारे में हमने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन पढ़े थे, तो वो तीनों क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 1868 में जापान में नया शासन आया, मेजी का शासन, और इस मेजी के शासन ने सबसे पहले शिक्षा में सुधार किया। 1872 में जापान में ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जिसमें ये कहा गया प्रत्येक बच्चा स्कूल जाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। सबको प्राइमरी एजुकेशन से लेकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सबको निःशुल्क थी और अनिवार्य थी, जिससे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे तो आपके लिए सजा का प्रावधान था। अनिवार्य शिक्षा है कि भाई प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा सभी को फ्री मिलेगी, अनिवार्य मिलेगी। ये शिक्षा पश्चिमी मॉडल के आधारित थी, यानी कि वेस्टर्न मॉडल पर आधारित थी, जो कि मेजी काल में शुरू हुई। मेजी काल में जापानीज ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाया जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसमें वैज्ञानिक गतिविधि को बढ़ावा दिया गया, तकनीकी कौशल को बढ़ावा दिया गया, इवन विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया, स्पेशलिस्ट लोगों को बाहर से बुलाया गया, हायर किया गया, ताकि वो यहाँ के स्कूल के बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें विदेशी ज्ञान को अवगत करवाएं। और जो जापान का सिलेबस था उसमें बदलाव किया गया और शिक्षा के तरीकों में भी बदलाव किया गया। औद्योगिकरण के दौरान जापान ने क्या करा, तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया, व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया। देखो, एक शिक्षा होती है जो मूल्य आधारित होती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि इंसान के अंदर इंसानियत बसे, और एक शिक्षा होती है जो व्यापारिक शिक्षा होती है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि आप पैसा कैसे कमा पाएंगे। और ऐसी ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया किसने, जापान ने। और ऐसे में तकनीकी संस्थानों और व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना की गई ताकि अच्छे से अच्छे श्रमिक तैयार किए जाएं। 20वीं शताब्दी में जापान ने हायर एजुकेशन के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज स्थापित करनी शुरू कर दी और रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। युद्ध के बाद जापान ने क्या करा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और ये कहा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए। लोगों की सोच आलोचनात्मक होनी चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे उसे मान लो। अरे तर्क के आधार पर सामने वाले की बात समझो और अगर कुछ गलतियां हैं तो उसके सामने उसे कहो। हर नागरिक की जिम्मेदारी पर भी ध्यान दिया गया और शिक्षा का उद्देश्य यही होता है। जापान ने अपने एजुकेशन सिस्टम में लगातार चेंज किए, इसे इंटरेक्टिव किया, छात्र केंद्रित बनाया, ग्रुप की परियोजनाएं चलाई, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां चलाई, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। आधुनिक समय के सुधार की बात करें तो जापान ने अपनी शिक्षा प्रणाली को विश्व के स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया, अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोले हैं। 21st सेंचुरी में जापान ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया है, डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सिलेबस शुरू किए हैं छात्रों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान की जा सके। निष्कर्ष ये निकलता है कि जापान के शिक्षा के सुधारों ने आज देश को विश्व के मंच पर सबसे आगे कर दिया है। आज जापान की अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है। इन सुधारों से जापान में न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है बल्कि वैज्ञानिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं, तकनीकी नवाचार भी बढ़ा है, जिसने जापान की प्रगति और विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी कर देना भैया, वीडियो को लाइक भी कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, जापानी राज्य में नस्ल, राष्ट्रवाद और सभ्यता मिशन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो जापानी राज्य में नस्ल, राष्ट्रवाद और सभ्यता मिशन की अवधारणाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी में उभर रही हैं।
तो ये अवधारणाएं जापान की राष्ट्रीय पहचान, राजनीतिक विचारधारा और विश्व के दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। कैसे, अब हम ये समझने जा रहे हैं। तो देखो, हुआ क्या था, जापान में ना विदेशी शक्तियां एंट्री कर रही थी। तो जापान में ये हुआ कि हमें जो जैपनीज हम हैं इस पर गर्व होना चाहिए, अपने देश के प्रति भक्ति करनी चाहिए और सभ्यता को बढ़ावा, यानी कि जैपनीज सिविलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो जैपनीज लोग थे, इन लोगों ने अपनी नस्ल को श्रेष्ठ कैसे बनाया, देशभक्ति की भावना कैसे आई इनके अंदर, और अपनी सिविलाइजेशन को कैसे, सभ्यता को कैसे मजबूत किया। तो देखो, जापान ने खुद को एक सांस्कृतिक और जातीय रूप से एक समाज के रूप में प्रस्तुत किया। जिस देश का समाज कमजोर होता है ना, वो देश भी कमजोर होने लगता है। और भारत जैसे देशों की खासतौर पर यह समस्या रही। यहाँ लोगों ने अपनी एक राष्ट्रीय पहचान नहीं, बल्कि एक लोकल पहचान बनाई। किसने अपनी जातीय पहचान बना ली, किसने अपनी धार्मिक पहचान बना ली। तो अगर देश के प्रति पहचान बनती ना, तो ये देश और मजबूत होता आज। तो जापान की बात करें तो जापान ने अपनी नस्लीय एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा जितने भी लोग जैपनीज हैं वो सारे एक हैं। इसका प्रभाव देश की एकता पर पड़ा, समाज के स्ट्रक्चर यानी कि समाज की संरचना पर पड़ा। जहां यामातो नस्ल को प्रमुखता दी गई, तो जापान की जो प्रमुख नस्ल थी वो कौन सी हुई, यामातो नस्ल हुई। तो जातीय एकरूपता को बढ़ावा दिया गया। जापान में दूसरी जातियों के प्रति श्रेष्ठता की भावना कभी कभी देखी गई, विशेषकर उन कालों में जब जापान ने क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई। जब उसने मंचूरिया को कब्जा कर लिया, कोरिया को कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपनी नस्ल को बढ़ावा दिया, जबकि दूसरी नस्ल को बढ़ावा नहीं दिया। दूसरी बात है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब देशभक्ति की भावना। जब जापान में मेजी शासन आया तो सम्राट को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना गया, राजा को ही देश का गौरव माना गया। कोकताई यानी कि राष्ट्रीय नीति शुरू हुई। सम्राट की सत्ता और जापान के कल्चर पर बल दिया गया। देशभक्ति ने जापान की राजनीतिक और सैन्य नीतियों को प्रभावित किया। जापान ने एशिया में विस्तार किया और धीरे धीरे करके आक्रामक नीतियां अपनाई। अब जापान अपनी सभ्यता में कैसे बदलाव लाएगा, तो जब मेजी शासन में आएंगे तो जापान में पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, पश्चिमी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि जापान के को वैश्विक मंच पर एक नया देश स्थापित किया जाए। जापान में बड़े बड़े फिलोसफर आएंगे, फुकुजावा, युकी जैसे लोग, ये कहेंगे जापान को अपने आप को एशिया से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एशिया के देश तो सारे गरीब हैं, कमजोर हैं, और जापान तो मजबूत देश है, उसे तो यूरोपियन देशों के साथ होना चाहिए। तो जापान ने अपने आप को एशिया का नेता स्थापित कर दिया, और इसी वजह से उसने रूस पर भी कब्जा करने की कोशिश करी और हराया भी 1905 में। चीन और कोरिया पर दावा स्थापित किया। जापान ने कहा हम सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ हैं, और धीरे धीरे करके पूरा जापान जो है वो एकजुट होता गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि नस्ल, राष्ट्रवाद और सभ्यता मिशन की अवधारणा ने जापान को गहराई से प्रभावित किया है। इसने जापान के इतिहास और संस्कृति को बहुत अच्छी दिशा में लेकर गया है। अब हम इस पीडीएफ के लास्ट प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं, और लास्ट प्रश्न ये है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान ने अपने साम्राज्यवाद को कैसे बढ़ावा दिया, यानी किस तरीके से जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया जो दूसरे देशों को कंट्रोल करना चाहता है। तो देखो, 20वीं सदी की शुरुआत में जापान में साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत हुई। यह विस्तार एशिया क्षेत्र में जापान अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कोरिया पर, चीन पर कंट्रोल कर लूँ, और प्रारंभिक विस्तार शुरू हुआ चीन से युद्ध से। तो 1894-95 में शिनो जैपनीज युद्ध हुआ। जापान ने चीन से ताइवान पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, यानी कि चीन पर अटैक करके ताइवान को छीन लिया। इस युद्ध ने जापान को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया, और एशिया में यहीं से उसकी शुरुआत होती है साम्राज्य की। तो जापान अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है और चीन पर अटैक करता है, और चीन के ताइवान को अपने कंट्रोल में कर लेता है। 1905 में रूस के साथ युद्ध होता है जापान का। जापान ने रूस के खिलाफ युद्ध में मंचूरिया और कोरिया में प्रभाव स्थापित किया। इस युद्ध में जीत ने जापान को एक विश्व की शक्ति के रूप में मान्यता दिलाई, क्योंकि उस समय कोई भी देश रूस को हरा नहीं सकता था। उस समय जापान ने रूस को हराया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, आपको पता ही है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918 तक। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो जो जर्मनी के क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया था जापान ने। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पैसिफिक ओशियन में जर्मनी उपनिवेशों पर कब्जा किया, जैसे कि मार्शल द्वीप समूह और क्याओचो बे पर भी कब्जा कर लिया। 1915 में जापान ने चीन में 21 मांगे करी। जापान ने चीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन को 21 मांगों को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था कि जापान चीन पर जो है राजनीतिक शक्ति काबिज कर ले, आर्थिक शक्ति काबिज कर ले। 1930 के दशक में चीन ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अटैक किया और इसे मानचुको नामक कठपुतली राज्य में परिवर्तित कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने चीन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया। बीजिंग, नानजिंग, शंघाई जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने जापान चीन संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया के समृद्ध जैसे जैसे इंडो चाइना, मलाया, डच ईस्ट इंडीज पर कब्जा करने की नीति अपनाई,
और इसकी नीति के तहत वो अमेरिका से के साथ संघर्ष में फंस गया। अमेरिका का एक क्षेत्र था पर्ल हार्बर, ये पर्ल हार्बर पर कब्जा किया हुआ था अमेरिका ने। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो उसका नौसैनिक अड्डा था उस पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका के 3000 लोग मारे गए और कई सारे जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ऐसे में अमेरिका डायरेक्ट जापान की दुश्मनी पर आ गया और जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया, और इसका नुकसान जापान को झेलना पड़ा जब जापान पर परमाणु बमों से हमला किया गया। तो इस तरीके से ये जापान की साम्राज्यवादी शक्ति थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गई। तो मैं आशा करता हूँ इन 8 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। 4 क्वेश्चन वीडियो के पार्ट 1 में अपलोड किए गए थे और 4 क्वेश्चन वीडियो के पार्ट 2 में अपलोड किए गए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समर्थन बनाए रखें।